नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। देखो बच्चों, वायरस वायरस क्या होता है? ये एक अकोशिक जीव है। अकोशिक का क्या अर्थ है? कि इसके पास कोई कोशिका नाम की कोई संरचनात्मक गठित संरचना नहीं है। देखो, अभी हम लोग पंच जगत अवधारणा पढ़कर आए हैं और उसमें हम लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की कोशिकाओं के आधार पर जीवों को हमने विभाजित किया था। लेकिन इन चारों को रखने के लिए हमारे पास उन पांचों जो जगत है उनमें से कहीं भी इन चारों के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो इनको हम अभी अलग अलग टॉपिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वायरस, तो ये एक अकोशिक जीव है जो ये अगर सजीव कोशिका के बाहर है तो बिल्कुल जैसे रेत और मिट्टी के कण पड़े रहते हैं, उसी तरह से ये हवा में, पानी में और मिट्टी में उपस्थित रहता है। लेकिन जब ये सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये बिल्कुल सजीव की भांति व्यवहार करता है और वहां पर ये क्या करता है? सजीव कोशिका की जो मशीनरी है, यानी कि सारी जो क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस वहां जो चल रही हैं, उन सारी क्रियाओं को ये एक तरह से यूज करता है, यानी कि कोशिका की मशीनरी को ये उपयोग में लाता है और ये अपनी कॉपीज बनाता है, अपनी प्रतिकृति बनाता है और इससे अपनी संख्या को बढ़ाते बढ़ाते ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट भी कर देता है। ठीक है, तो ये था वायरस का परिचय। आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। तो बच्चों, इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए या फिर डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा। अगर ये वायरस कोई पादप वायरस है, पादप वायरस का क्या मतलब है? कि वो प्लांट्स के अंदर इंफेक्शन पैदा कर रहा है, तो बच्चों जनरली उसमें क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एक लड़ी वाला आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। लेकिन अगर ये जंतु वायरस है, यानी कि जंतुओं में इंफेक्शन कर रहा है, तो उसमें या तो आरएनए होगा या डीएनए, और वो भी या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या वहां पर ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी अगर आंतरिक संरचना को देखें हम, तो ये जो बच्चों यहाँ पे हमारे सामने चित्र बन रहा है, सर्पिलाकार रूप से ये अणु हमें व्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं। ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल यानी कि या तो डीएनए या आरएनए को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह से सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर उपस्थित है। अब बच्चों, इसमें क्या होता है कि इस आनुवंशिक पदार्थ के बाहर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है और इस प्रोटीन के आवरण को हम कैप्सिड कहते हैं। ये जो कैप्सिड है ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। देखो, ये यहाँ पे बननी शुरू हो रही है, 1 2 3 4, है ना? ये सारी हमारे क्या है? कैप्सोमियर्स। तो ये इस तरह से बहुत सारे कैप्सोमियर्स होते हैं जो इस न्यूक्लिक एसिड को पूरा का पूरा कवर किए हुए रहते हैं और कैप्सिड बनाते हैं, यानी कि बाहर के आवरण का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से वायरस की संरचना होती है, जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल जो है वो कैप्सिड नाम के प्रोटीन आवरण के अंदर बंद है। ये जो बच्चों हमने यहाँ पर चित्र देखा है वायरस का, ये है टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चित्र हमारे सामने प्रकट हुआ है, तो ये क्या है बच्चों? ये वास्तव में है बैक्टीरियोफेज। देखो, इसकी संरचना कैसी है कि ये हमें इसका ऊपर ऐसा शीर्ष दिखाई दे रहा है, ये भाग कहलाता है इसका हेड या शीर्ष। ठीक है, इस हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। ये सर्पिलाकार आपको दिख रहा है, ये है हमारा है न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल। ये पीछे का भाग जो है ये इसकी कहलाता है टेल, और यहाँ टेल के साथ में ये पैर जैसे आपको संरचनाएं दिख रही है, ये कहलाती है टेल फाइबर्स, पुच्छ तंतु। और यहाँ पर एक टेल पिन भी प्रेजेंट होती है, जिसकी सहायता से ये बैक्टीरियल कोशिका के अंदर इंफेक्शन करता है।
तो ये इन्फेक्शन करता कैसे है इसको हम एक बार समझे। तो जैसे मान लो ये हमने कोई एक बैक्टीरिया की कोशिका बनाई है, तो वायरस क्या करेगा, जब बैक्टीरियल सेल के ऊपर आके बैठेगा तो इसका ये जो टेल पिन है इससे ये एक पंचर कर देता है बैक्टीरियल की कोशिका भित्ति के ऊपर, है ना। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अब हेड से निकलकर इस टेल वाले पोर्शन से होता हुआ बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरह से जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, ठीक उसी तरह से ये ऐसे इंजेक्ट कर देता है अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो जो वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ये बच्चों PHAG है, ये है ना, फेज है ना, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इनमें आनुवंशिक पदार्थ जनरली डीएनए होता है, और वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आगे चलते हैं और देखते हैं वायरस हमारे बॉडी के अंदर और प्लांट्स की बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं। तो देखो यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है। सबसे पहला नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो सर्दी जुकाम खांसी कफ कोल्ड ये सब पैदा करता है, और इसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA। इसी तरह से पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी की है 5 साल से छोटे सभी बच्चों को। तो ये वायरस पोलियो वायरस भी RNA वायरस है। इसी तरह से बच्चों रेबीज का वायरस भी RNA वायरस है। एडिनो वायरस और स्मॉल पॉक्स ये दोनों है DNA वायरस, ये जनरली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। एड्स है RNA वायरस, और अभी रिसेंटली कोरोना वायरस जिससे कोविड-19 नाम की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है और हम सब लॉकडाउन में बैठे हैं, तो वो भी हमारा RNA वायरस है, यानी उसमें भी जेनेटिक मटेरियल RNA है। प्लांट्स की बात करें तो बच्चों प्लांट्स में टोबैको मोजाइक वायरस और पोटैटो वायरस X and Y, ये है सभी RNA जेनेटिक मटेरियल वाले वायरसेस। और कॉलीफ्लावर एंड मिराबिलस मोजाइक वायरस ये है DNA वायरस। जनरली बच्चों क्या होता है कि प्लांट वायरस जो होते हैं वो RNA वायरस ही होते हैं, तो ये एक तरह से एक्सेप्शंस है कि ये प्लांट वायरस है, लेकिन इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA है। ओके, तो इसके साथ अपना ये फर्स्ट वायरस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं वायरॉइड्स पे। वायरॉइड्स बच्चों वायरस से छोटे होते हैं और इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। कैसे, हमने अभी वायरस पढ़ा था। वायरस में क्या पढ़ा था कि इस तरह से ये कुछ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, और इस न्यूक्लिक एसिड के बाहर की तरफ हमारे पास में प्रोटीन का आवरण प्रेजेंट है। तो ये क्या था, ये था हमारा वायरस। अब वायरॉइड्स में क्या हो गया, ये जो प्रोटीन का आवरण है ये एब्सेंट है। ये एब्सेंट है तो सिर्फ क्या चीज प्रेजेंट है, हमारे पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ, सिर्फ ये उपस्थित है। तो ये हमारे पास है वायरॉइड। अच्छा, वायरॉइड का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो बच्चों RNA होता है, और वायरॉइड और वायरस इन दोनों के RNA में भी अंतर होता है कि वायरस का जो RNA होता है उसका आणविक ये भार है, पे आके मात्रा लगा देना। तो जो हमारे वायरॉइड्स होते हैं इनका जो RNA होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट या आणविक भार जो है वो थोड़ा कम होता है वायरस की अपेक्षा, ठीक है। और वायरस का यानी कि आणविक भार क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा RNA का। और ये केवल पेड़ पौधों में ही रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखो हमारे पास में वायरस और वायरॉइड्स में अंतर आ गए हैं। अगर आप अंतर लिखोगे दोनों को कंपैरिजन करते हुए, तो देखो पहला अंतर ये आ जाएगा कि वायरॉइड्स जो है वायरस से छोटे होते हैं। दूसरा अंतर ये आ जाएगा कि इसमें केवल न्यूक्लिकम पाया जाता है, प्रोटीन आवरण का अभाव होता है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा दोनों के डिफरेंस में कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ हमेशा RNA होगा, DNA नहीं होगा। और चौथा पॉइंट यहाँ से आ जाएगा कि RNA का आणविक भार वायरस के RNA से हमेशा कम होगा। और पांचवा पॉइंट यहाँ से आ जाएगा कि ये पौधों में ही रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जंतुओं में नहीं, जबकि वायरस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में इन्फेक्शन करते हैं।
देखिए ये कौन कौन सी बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज, ये प्लांट्स की डिजीजेस हैं जो वायरॉइड्स के द्वारा होती हैं। प्रायोन्स पे चलते हैं। तो प्रायोन्स बच्चों सिर्फ प्रोटीन होता है, इसके पास में कोई भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए नहीं होता, ठीक है। और प्रोटीन्स भी कैसे, असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स भी बच्चों ऐसे होते हैं जो रोगजनक होते हैं, बीमारी पैदा कर सकते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी हो जाते हैं, है ना। तो ये प्रोटीन रोग कारक होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास दो हैं। मवेशियों में ये मैड काउ डिजीज नाम की बीमारी पैदा करते हैं, और मनुष्यों में ये श्रिट्ज़ेफेल्ड जैकोब डिजीज नामक बीमारी पैदा करते हैं, इसको CGD कहा जाता है। नेक्स्ट लाइकेन्स पे चलते हैं। अब ये हमारे लेसन 2 का लास्ट टॉपिक है। लाइकेन्स बच्चों शैवाल और कवक, शैवाल यानी कि एल्गी और कवक यानी कि फंजाई। तो हमारे एल्गी और फंजाई इन दोनों के साथ में मिलने से हमें लाइकेन्स का जाल मिलता है, एल्गी और फंजाई। तो ये एल्गी और फंजाई का संगठन होता है। इसमें जो एल्गल पार्टनर है, शैवाल घटक है, उसको हम शैवलांश कहते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है। और जो फंजाई वाला भाग है, कवक घटक है, उसको हम कवकांश या माइकोबायोन्ट कहते हैं। तो दो टर्म्स है, फाइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट यानी कि शैवालश और माइकोबायोन्ट यानी कि कवकांश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बात हमें पता है बच्चों की शैवाल जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, और जो कवक होते हैं वो परपोषी, मृतजीवी या सहजीवन प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर शैवाल क्या काम करता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का काम करता है। और यहाँ पर ये जो कवक है ये क्या काम करते हैं बच्चों, तो हमने देखा था कवक का जो माइसीलियम होता है वो इस तरह से हाइफी से मिलकर बना होता है। हाइफी कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऐसे जड़ के समान संरचना है। तो ये हाइफी क्या करते हैं, ये मिट्टी में से पानी का अवशोषण करते हैं, और पानी के साथ साथ घुले हुए खनिज लवण को अवशोषित करते हैं और पहुंचाते हैं शैवाल के पास में। तो कवक का काम हो गया अवशोषण करने का, और उसको पहुंचा दिया उसने शैवाल के पास में। और शैवाल क्या कर रहा है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना रहा है, और वो भोजन उस कवक को पोषण के रूप में दे रहा है। तो इस तरह से शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई, दोनों बहुत ही अच्छी तरह से सहजीवन प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों ये जो इनका सहजीवन प्रदर्शित होता है, अगर हम इसको प्रकृति में देखें लाइकेन्स को, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ एल्गी और फंजाई दो जीव रह रहे हैं। दोनों के बीच में इतना घनिष्ठ सहजीवन होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये कोई एक नया जीव है, और उस नए जीव को हमने क्या नाम दे दिया, लाइकेन का नाम दे दिया। तो हमें प्रकृति में ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक ही जीव है। और इसकी एक बहुत खास विशेषता है कि जहां प्रदूषण होता है वहां ये कभी भी वृद्धि नहीं करते। तो अगर किसी एरिया में लाइकेन उग रही है तो इसका मतलब है कि वहां का जो वायुमंडल है वो बहुत ही साफ और प्रदूषण रहित है। तो बच्चों ये हमारे लेसन 2 का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ में अपना ये टॉपिक और ये लेसन पूरा फिनिश हो चुका है। हमने इस लेसन में अभी इस वीडियो लेसन में वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स और लाइकेन्स को कवर किया है। आप लोग इस लेसन के नोट्स लिखना और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है वो भी सॉल्व कीजिएगा। कोई पॉइंट समझ पे नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा।
तो फिर सेकंड लेसन के बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेसन के साथ में। ओके, लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें पढ़ाई बंद मत करना और पढ़ाई को अच्छी तरह से कंटिन्यू करते रहना। बहुत सारे टीचर्स बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं और यूट्यूब पे अपने अपने तरीकों से डाल रहे हैं, तो उसका आप अच्छे से अच्छा फायदा उठाओ और लॉकडाउन में अच्छी पढ़ाई करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो लेसन में फिर मिलते हैं। बाय।